ब्रिजेंद्र रौला जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बजट 25-26 पर बोलने का अवसर दिया। किसी भी सरकार का बजट होता है वो सिर्फ इस बात का द्योतक नहीं होना चाहिए कि रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाएगा। जब कोई बजट आने वाला होता है, देश के करोड़ों लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं उससे होती हैं और वो उसमें परिलक्षित भी होनी चाहिए। और मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 25-26 के वित्त मंत्री जी के बजट में इन सब बातों का अभाव है। आपने सरकार ने इस बजट में कृषि को प्रगति का इंजन बताया है, और दूसरी तरफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जो कृषि को बढ़ावा दे, कृषि को लाभकारी बनाए, कृषि को किसानों की आय को बढ़ाए। जब ये लोग सत्ता में आए थे 2014 में तो कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। रिपोर्ट को तो लागू नहीं किया, पर 3 ऐसे कानून लेके आए जो न किसानों ने मांगे थे, न किसी ने मांग करी थी, और जो किसानों को तकलीफ देने वाले कानून थे वो लेके आए। किसानों ने संघर्ष किया और ये सरकार पहली बार अगर झुकी तो किसी के सामने झुकी, वो किसानों के साथ नहीं झुकी। और उसी बात का मलाल है शायद इस सरकार को, तो किसानों से बदला लेने के लिए वो हर कार्रवाई कर रहे हैं, वो हर कदम उठा रहे हैं जो किसानों के हित के नहीं हों। चाहे आप खाद की बात आई सदन में, चाहे आपके दूसरे डीजल की बात आई, चाहे ट्रैक्टर पर जीएसटी की बात आई, पर इस सरकार ने किसी भी उसमें किसानों को राहत नहीं दी। बहुत जोर शोर से कहा गया कि हम तिलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। बहुत बड़ा देश है, 1000 रुपये क्या मायने रखते हैं। न किसानों की आय बढ़ाने का कोई काम किया, न किसानों के जमीन की हेल्थ सुधारने का कोई काम किया, न कोई किसानों को सिंचाई के पानी अच्छी तरह से मिले उसके लिए कोई काम किया। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए सारे देश के किसान आंदोलनरत हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी के ज़्यादा हैं, पर दूसरे देशों के भी, आपके निर्वाचन क्षेत्र के भी। एमएसपी की गारंटी देने की बात कही थी, पर इस सरकार ने उसको इज्जत का सवाल बना रखा है, और किसान जो दिल्ली आना चाहते हैं उनको दिल्ली तक नहीं आने देना चाह रहे। ये इनकी कृषि के बारे में सोच है। कृषि का बजट इन्होंने लगभग उतना ही रखा है, जो बढ़ाया है वो सारा इन्फ्लेशन को अगर अपन जोड़ें तो वो नेगेटिव बजट है इनका। आप इनके स्वास्थ्य के बारे में ले लीजिए, बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। ये योजना भी यूपीए सरकार ने शुरू की थी जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और गुलाम नबी आज़ाद देश के स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय ये योजना चालू की थी। मेरी स्टेट में भी 7 मेडिकल कॉलेज उसमें शुरू की थी। मेडिकल कॉलेज आप खोलिए, अच्छी बात है, पर स्थिति ये है कि न वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, न मशीनें हैं, न फैकल्टी है। और जब चिकित्सा आयोग की जांच जाती है मान्यता देने के लिए, तो बहुत 50 साल पहले से जो कॉलेज सरकारी क्षेत्र की कार्यरत हैं उनकी फैकल्टी को वहाँ बुलाते हैं। अगर एक जिले में जाते हैं तो वहाँ बुलाते हैं, दूसरे जिले में जाते हैं तो वहाँ बुलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी कि जो स्टूडेंट हैं वो आपकी ये इससे पढ़ते हैं, जो सोशल मीडिया पर आपका यूट्यूब है, फैकल्टी नाम की कोई चीज़, ऐसे इंस्टीट्यूट में कैसे डॉक्टर तैयार होंगे, कैसी वो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएंगे। बहुत सारी आलोचना करते हैं ये हमारे नेताओं की, पंडित जवाहरलाल जी की करते हैं, पर इनको इंदिरा जी की करते हैं, और राजीव जी की करते हैं, जो भी प्रधानमंत्री आए हैं मनमोहन सिंह जी की करते हैं। मगर सारे यूपीए के प्रधानमंत्री हों, चाहे कांग्रेस के प्रधानमंत्री हों या कांग्रेस के समर्थन से जो सरकार चली उनके प्रधानमंत्री हों, ये एक भी 11 साल हो गए एक मेडिकल इंस्टीट्यूट ये एम्स के लेवल का नहीं बना पाए हैं जो दिल्ली का एम्स का उसके लेवल का। और फिर भी ये कहते हैं हम बहुत
चिकित्सा। WHO का मानदंड है कि GDP का 5% हेल्थ के सेक्टर पर, हेल्थ सेवाओं पर, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहिए, पर ये उसके कहीं नज़दीक भी नहीं है। इनकी खुद की स्वास्थ्य नीति थी 2017 की, उसमें भी 2.5% खर्च करने का है, उसके भी ये कहीं नज़दीक नहीं पहुँचे हैं। आज देश के चाहे आप उप स्वास्थ्य के अंदर देखें, चाहे आप प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर देखें, चाहे आप जिला अस्पताल देखें, चाहे आप जिलों के मेडिकल कॉलेज देखें, कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो विश्व स्तरीय अपन कह सकें। और फिर भी वाई लूट रहे हैं कि हम इस तरह का व्यवस्था कर रहे हैं। हम राजस्थान में 25 लाख रुपए देते थे एक व्यक्ति को इलाज के लिए बिना किसी शर्त के, और ये 5 लाख की आयुष्मान भारत योजना है, उसको भी ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। हेल्थ के सेक्टर में जो सरकारी चिकित्सा संस्थान हैं उनको कमजोर किया जा रहा है, और जो निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थान हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बजट में भी उसी ओर ध्यान दिया है। और आप शिक्षा को ले लीजिए, हजारों लाखों पद खाली पड़े हैं प्रारंभिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में। हायर एजुकेशन की स्थिति ये है कि दुनिया के 200 जो इंस्टीट्यूट हैं जो टॉप के हैं, उनमें एक भी हिंदुस्तान या भारत का इंस्टीट्यूट नहीं है सरकारी क्षेत्र का। और ये बहुत आलोचना करते हैं हमारे नेताओं की। इंदिरा जी ने JNU बनाया था दिल्ली में, इनका 11 साल से एक भी सरकारी क्षेत्र की यूनिवर्सिटी JNU के लेवल की नहीं कर पाए। आप देख लीजिए, खाद्य क्षेत्र में देख लीजिए, इंदिरा जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाया, उसकी बात नहीं करते हैं। और आज स्थिति कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम खाद्य सामग्री दे रहे हैं, वो उस किसान के बलबूते पर दे रहे हैं आप जो देश में अनाज पैदा करता है। इंदिरा जी की जो नीतियां थी उनके बलबूते पर आप दे रहे हैं। इस बजट में पशुपालन पर एक शब्द भी नहीं कहा गया है, जो कृषि का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, किसान की आय का बहुत बड़ा साधन है। और आप इनके कल्याणकारी योजनाओं की बात कर लीजिए। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी उसको ये नेस्तनाबूद कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में देख लीजिए, आज आंगनबाड़ी की बात करते हैं, उसमें देख लीजिए 80-90 हजार पद तो पूरे देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाली पड़े हैं। 70-75 हजार पद आशा सहयोगिनियों के खाली पड़े हैं, और बहुत सारे बिना भवन के आंगनवाड़ी के अंदर चल रहे हैं। और दूसरी बात, सोशल सिक्योरिटी में चाहे छात्रवृत्ति की बात लें, चाहे SC/ST की छात्रवृत्ति की लें, चाहे OBC की छात्रवृत्ति की लें, चाहे अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति की लें, या जो अल्पसंख्यकों के कल्याण की योजनाएं उनकी बात करें, हमारे SC के भाइयों की कल्याण की योजनाएं उनकी बात करें, ST के भाइयों की कल्याण की योजनाएं, OBC के कल्याण की योजनाएं, उन सब में ये बजट एलोकेशन घटाते जा रहे हैं। और स्थिति ये है कि राज्यों पर बहुत बड़ा भार ये डाल रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आई, मेरे साथी एक बोल रहे थे, इस बजट में इन्होंने ये प्रदर्शित करने की कोशिश करी है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, हम इसमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। मैं युवाओं के लिए रोजगार की बात आई, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की शुरुआत में थी, अब तक वो 20,000 करोड़ रोजगार लोगों को मिल जाना चाहिए था। इसमें रोजगार की कोई भी एक बात नहीं की कि कैसे रोजगार बढ़ाया जा सकता है। खेती जो 46% लोगों को रोजगार देती है उसके लिए कोई बात नहीं। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बहुत बड़ी रोजगार देता है उसकी कोई बात नहीं। आपका सर्विस सेक्टर बहुत बड़ी रोजगार देता है उसकी कोई बात नहीं। कहा गया कि हम परमाणु संयंत्रों को या परमाणु क्षेत्र में काम करने के लिए निजी क्षेत्र को भी खोलेंगे। अध्यक्ष जी, आपको याद होगा जब अमेरिका और भारत के बीच में परमाणु सहयोग के लिए संधि हुई, यही लोग थे जिन्होंने सरकार को गिराने की कोशिश करी, कटघरे में कोशिश करी। आज वो उसी बात को मान रहे हैं
कि वो समझौता अच्छा था, उसके तहत देश उसी से पलटेगा। ठीक है, धन्यवाद। आप अध्यक्ष जी, तारतम्य मेरा पेपर से तो बोलता नहीं हूँ, तो आपने उड़ान की बात आई यहाँ, मेरे साथी और हमारे राजस्थान से आने वाले हैं, आपके यहाँ तो खैर अभी हवाई अड्डा ही नहीं बन रहा, आप बना, आप प्रयत्नशील हैं। बीकानेर से हमारे माननीय सदस्य आते हैं, सरकार के हिस्से भी हैं। क्या स्थिति हुई उड़ान की बीकानेर में? उड़ान उड़ी नहीं, उससे पहले नीचे उतर गई। कहीं भी उड़ान आपकी धरातल पर है नहीं, इसलिए मेरा ये निवेदन है। झुंझुनू में मांग मत करो एयरपोर्ट की। झुंझुनू में हवाई पट्टी अध्यक्ष जी पहले से ही है, पर उड़ान वहां नहीं है। वहां के उद्योगपति अपना निजी प्लेन लेके आते हैं, उनके निजी हवाई पट्टी भी है, पर उड़ान बीकानेर में नहीं हुई तो मेरे यहाँ कहाँ से होगी? कहाँ? राजस्थान सर, ओनली राजस्थान। चलो, ओके, कंक्लूड प्लीज। यस अध्यक्ष जी, आपके बहुत सारे यहाँ बात आई। मेरा आपसे आग्रह ये है कि बिजली के सेक्टर में आपने राज्यों पर डाल दिया। पहले आप बोल रहे थे क्या उसका उदय योजना, उसका किया वो इस बजट में कोई चर्चा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले लीजिए, उसमें आप पीछे खींच रहे हैं। इस बजट में कहा कि पीपीपी मोड पर हम बात करेंगे। अब मैं अध्यक्ष महोदय, आप कंक्लूड करने के लिए कह रहे हैं तो मेरे क्षेत्र की एक दो बात आपके माध्यम से उठाऊंगा। इस सरकार ने पिछले दिनों मैंने पढ़ा था कि राष्ट्रीय इस्पात को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया है। खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर है जो मिनी नवरत्न है, और वो उस धातु को बनाता है जो हमारे डिफेंस के लिए बहुत उपयोगी है। उस धातु का वहाँ खनन होता है। पहले वहाँ संयंत्र था जो वहीं बनती थी, वो उसको बंद कर दिया। तो जब आप भारतीय इस्पात निगम को दे सकते हैं वो पैकेज, तो आप उसको भी देने का कष्ट करें। झुंझुनू जिले में या मैं कहूँ शेखावाटी में एक ही सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। उसको वहाँ आप संयंत्र स्थापित करें, उसको फुल कैपेसिटी से चलाएं। एक समय था वहाँ 20-25 हज़ार लोग रोजगार रत थे, पर अब वहाँ सिर्फ 500-600 लोग रोजगार परत रह गए। वहाँ से कच्चा माल आप निकालते हैं जो दूसरी जगह ले जाते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस पर भी वित्त मंत्री जी ध्यान दें। ये बजट न किसान के हितैषी है, न ये युवाओं के हितैषी है, न ये आपके आम आदमी का हितैषी है, न ये आपका मध्यम वर्ग के हितैषी बजट है। ये बजट सिर्फ कुछ कारपोरेट घरानों के हित का बजट है, आम आदमी के हित का बजट नहीं है। इसलिए मैं इस बजट का पुरजोरों विरोध करता हूँ। धन्यवाद। श्री प्रद्युत बरदोलोई जी। Thank you, ma'am. Exactly about fortnight before, the Honorable Finance Minister presented her budget. The C voter carried out a survey asking respondents about what would be the anticipation of the budget and beyond the budget. Madam, you'll be surprised to know when the figures were given to the public, about 37% of the people, they responded saying, irrespective of the goodies that probably would be forthcoming in the budget, that life of common people would only be getting harder for another 1 year or before and after that. Madam, you will be surprised to know that 2/3 of the respondents say that the prices have only been skyrocketing since 2014. About 50% respondents have said that the inflation has directly hit their lives and it is becoming worse. Madam, this is the highest level of pessimism probably registered in over a decade. And Madam, these are not cold statistics. These are the real fears, these are the real apprehensions, real struggles, and
real agonies. So I hope that the finance minister and the government try to understand the fear of the common people. Madam, in 1991, when former finance minister, late Prime Minister, Dr. Manmohan Singh presented his budget, he quoted Victor Hugo. He said that no force on earth can stop a good idea that whose time has come. And indeed, he presented an epoch-making budget which has really did a course correction, set a new paradigm of development for the country. And today, after over the 2 decades, we are still basking on the path that was set out by Dr. Manmohan Singh in 1991. But more than 2 decades, our finance minister has given a budget. Frankly speaking, I don't see any new idea that has been translated or given or added a new dimension to the people of India for enhancing the quality of life here. Madam, yes, much to the hulabaloo of this income tax rebate up to 12 lakhs rupees. But I would like to point out that by raising the bar of the relaxation of the income tax up to 12 lakhs rupees, it has benefited, or it is going to benefit only 2% of the total population. But what about the rest 98% of our population who have been left in the lurch? Madam, today I would like to cite just 4 examples of 4 persons, common people. And I hope that the Honorable Finance Minister take note of the aspirations of these people whose cases I am going to cite. Madam, when our leader, Rahul Gandhi ji, when he spoke while thanking the President of India on her speech, he did stand up here and gave, instead of criticizing the government, he did give a new narrative. He said a new narrative before the people of India through this parliament. Similarly, we are not here just to criticize the budget, but I would like to give a new alternative, new paradigm, if necessary, if Honorable Finance Minister can take note of this. And I would like to provide alternative proposals against these 4 examples that I want to give. Madam, just a fortnight before this budget was placed, I met a daily wage earner in my constituency, Hopunti Hajorika, daily wage earner. He told me that in spite of getting 5 kg rice under Garib Kalyan Yojana, but his family is going through a dire strait because he has cut all the expenses. In Assamese, he said, Hokolu faltu kharaj bondho kori dil. That means he cut all the frills of his life because the monthly expenses of his family has doubled, whereas the wages that he earns, that has been remaining stagnant. So that is why he asked me that how much longer we can survive like this. This is one area. So that is why here I would like to point out what is the government that has failed. The rising prices of all commodities without meaningful relief from your side. Honorable Finance Minister, no major intervention to curb inflation beyond some vague fiscal targets. And widening income disparity with corporate tax brackets, but no direct support for the struggling families. Madam, here is the alternative proposal from us. Expand and strengthen food security. Increase allocation of PDS, universalize free ration distribution for next 2 years. Number B, increase MG and Nrega wages and expand minimum work days.
raise daily wages to match inflation, and ensure 150 guaranteed work day instead of 100. C, direct income support. Expand cash transfers for low-income families modeled after the global best practices in inflation relief. And reduce GST on essentials. Slash GST on food, medicines, medical insurance, and household staples to each daily cost. Madam, another example I want to give, I met this young graduate from Orissa, Dipankar Mahapatra, about a month ago in a railway compartment, just 25-year-old, and what he told me during the conversation, that for the last 3 years, he's been applying for jobs. And he's told me a degree means nothing anymore because there are no jobs. I was wondering, talking to him, how would I instill hope in his mind? Because he is in a hopeless situation. Madam, where did the government fail? Honorable Finance Minister has been given this budget, annual budget. This is the 8th time. But where have this government failed? Unemployment at a decade high level despite of a perceptibly high GDP growth. Skilling programs with the changing times that fail to translate into job placements. And MSME and unorganized sector, India's largest job creators, are struggling due to poor credit access and centralizing of economic activities. Madam, here is our prescription from our side. Expansion of economic activities. Put more money in the pockets of the lowest income groups so that demand for consumption increases. One doesn't have to be an economist to know, it's a common sense that if you put more money in the pockets of the common people who live in the lower strata of economic pyramid, actually our economy expands and the canvas of economic activities also proliferates. And that's how demand for consumption and demand at jobs are created. But this government is doing nothing. Public sector hiring push should be given. Fill 2 million plus existing government jobs, vacancies within the next year. Demand-driven skilling program and MSME revival fund is utmost necessary. At the same time, like MGNREGA, urban employment guarantee scheme should be initiated. A national employment guarantee program for cities modeled on MGNREGA should be also initiated in this country. Madam, third example I want to give. This is Nidhiram Bordoloi, another farmer from my constituency, madam, has been a farmer, but vagaries of nature, the untimely floods, all his crops are destroyed. So he doesn't have a future. What he told me, our land and waters have become unreliable. Yet this budget does nothing to protect us. Your failure, no dedicated climate resilience fund despite extreme weather losses. Lack of disaster insurance for small farmers and unorganized workers, and weak urban climate planning leading to flooding and heat waves. Madam, these are the few examples that I wanted to give. And these actually reflect the aspirations of the people. And Madam, I want to say just few words before I conclude. Madam, it is not a stupid idea that an elected representative like me stand up and say something. What I would like to say, that life continues, but we have to try to make life more meaningful. And that is why I'm saying your budget you may have tried to solve a popularity problem of your government, but it has not solved the problems of our people. It has not given new idea, new dimension, or it has not addressed the feeling of hopelessness that is all pervading in our country. Thank you. अध्यक्ष महोदय,
अर्थमंत्री महोदयांनी देशाचे बजेट सादर केले की काही प्रादेशिक राज्याचे बजेट सादर केले, हे मलाच नाही तर इथं बसलेल्या अनेक सदस्यांना त्याचा प्रश्न पडला आहे, कारण त्यामध्ये स्पष्टता सुद्धा आहे. अध्यक्ष महोदय, 2025-26चे बजेट सादर केले, त्यावर देशाच्या भविष्याची चर्चा सुद्धा करणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकारने विविध योजनांवर घोषणेचा पाऊस पाडलेला आहे, मात्र वास्तविकता वेगळी आहे. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय, शिक्षण, बेरोजगारी, आरोग्य, कृषी, औद्योगिक विकास या संदर्भातील या सर्व समान घटकांना महत्त्व देऊन देशाचं बजेट बनवायला पाहिजे, ते तसं दिसून येत नाही. म्हणून त्याचा विरोध करण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण जगातील तिसऱ्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहत आहोत, परंतु अध्यक्ष महोदय, हे स्वप्न साकार होणार नाही, कारण देशाच्या अर्थव्यवस्था ही ग्रामीण भागात आहे आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेत शेतकरी आणि कष्टकरी हा महत्वाचा घटक आहे, योग हा महत्वाचा घटक आहे. परंतु या अर्थसंकल्पात या घटकावर पूर्णतः दुर्लक्ष केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या पंतप्रधानांनी 2014 साली सांगितले होते शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करू, परंतु अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत ते उत्पन्न कसे दुप्पट करू हे आजपर्यंतही सांगितलं गेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, मी वास्तविक स्थिती मांडतो. मला 2014 साली एकरी 11 क्विंटल कापूस झाला होता, पण या वर्षी अध्यक्ष महोदय केवळ 8 क्विंटल कापूस झाला आणि आपल्या बजेटमध्ये सांगितलं गेलं आहे की 5 वर्षाच्या कापसाच्या 5 वर्ष वाढीचा कालबद्ध उत्पन्न वाढीचा कालबद्ध कार्यक्रम दिलेला आहे, पण कसा दिलेला आहे हे काही सांगितलं गेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, अंगणवाडी ते उच्च शिक्षणापर्यंत कुठलीही भरीव तरतूद नाही. अंगणवाडी सेविकांना अंगणवाडी सेविकांचा पगाराचा प्रश्न आहे. शिक्षक भरती नाही, पुरेशा वर्ग खोल्या नाहीत, शिक्षणाकरता मूलभूत सुविधा नाहीत. मात्र उद्याचा सशक्त भारत उभं करण्याचं आपण स्वप्न पाहता. उद्याचा भारत सशक्त भारत कसा उभा राहील? अध्यक्ष महोदय, आजही आपण 80 करोड लोकांना फ्री अन्नधान्य देतो. ही अभिमानाची गोष्ट नाही. अध्यक्ष महोदय, आपण कसा श्रीमंत भारत करू शकू अशा? अध्यक्ष महोदय, काल पंतप्रधान महोदयांनी 25 करोड लोकांना गरिबीच्या वर आणले असे सांगितले, त्याचे विश्लेषण केले नाही. अध्यक्ष महोदय, 25 करोड गरिबीच्या वर आणले, 80 करोड लोकांना अन्नधान्य दिले, हे झाले 105 करोड, आणि मग 35 करोड लोक देशातले काय, त्याची स्थिती काय आहे असं पंतप्रधानांनी त्या 35 करोड लोकांची स्थिती सांगितली नाही. अध्यक्ष महोदय, आजही रोजगार हमीचे पैसे, कामाचे पैसे न मिळाल्यामुळे माझ्या मेळघाटमधील युवकांना आत्महत्या केली. ही वस्तुस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, म्हणजे मनरेगाचे पैसे जर, मजुरीचे पैसे जर मिळत नसेल तर देशाची आर्थिक परिस्थिती काय आपल्याला सांगता येईल. अध्यक्ष महोदय, पुन्हा प्रधानमंत्र्यांनी काल परवाच्या भाषणात जे काही आकडे दिले ते म्हणजे कोणा एजन्सीकडून घेतले, त्यांनी काय केलं, कुठलं निरीक्षण केलं, काय हे मला कल्पना नाही, पण हास्यास्पद असे आकडे आहेत. देशाचे पंतप्रधान म्हणाले 4 करोड लोकांना घरे दिले, 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देणार होते, पण गेल्या 11 वर्षात फक्त 4 करोड घरे दिले, आणि किती घरं बाकी आहेत हे सुद्धा सांगितलं गेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, पुढे प्रधानमंत्री असे म्हणतात की 12 करोड शौचालय दिले, त्याचं विश्लेषण नाही. शौचालयाचं टार्गेट किती होतं त्याचं विश्लेषण नाही. पुढे त्यांनी सांगितलं 12 करोड लोकांना नळाद्वारे पाणी दिलं, त्याचं विश्लेषण नाही. कोणाला देणार होते, कसे दिले हे सांगितलं नाही. 10 करोड लोक वेगवेगळ्या योजनेचे चुकीचे लाभार्थी आहेत, त्यामुळे ते शोधले आणि 3 लाख करोड पैसे वाचले म्हणतात. अध्यक्ष महोदय, मी हे माहितीच्या अधिकारात मागणारच आहोत की कसे पैसे वाचले म्हणून, त्यांनी विश्लेषण दिलं नाही. अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत 2,03,00,000 करोड रुपयाचा कचरा एकूण सरकारी तिजोरीत जमा पैसे झाले असे सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, त्याचं विश्लेषण नाही. आयुष्यमान भारत योजनेमध्ये 1,20,00,000 करोड लोकांचे पैसे वाचले, ते कसे पैसे वाचले हे सांगितलं गेलं नाही. अध्यक्ष महोदय, जनऔषधीमुळे 30,000 करोड रुपये लोकांचे वाचले, ते कसे वाचले हे सांगितलं नाही. अध्यक्ष महोदय, घराची स्वच्छता राखल्यानं
स्वच्छता अभियान राबवलं आणि आपल्या घराची स्वच्छता राबवली, त्यामुळे 70,000 करोड लोकांचे पैसे वाचले. म्हणजे कुठले गणित आहे, कुठलं काय हे मला अजून समजलं नाही. मी म्हणून म्हणतो की माहितीच्या अधिकारात मी हे आकडे मागणारच आहोत. पण ते आणि त्या पलीकडे माती परीक्षण केलं, त्यामुळे 30,000 हेक्टरी 3,000 रुपये हेक्टरी लोकांचे वाचले, शेतकऱ्यांचे वाचले. म्हणजे अशी जी आकडेवारी आहे ती अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी त्या दिवशीच्या भाषणात माननीय यांच्या तुमच्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात ती व्यक्त केली. मी ही आकडेवारी कुठून आणली, कशी आणली हे काही त्याला आधार नाही. पण अध्यक्ष महोदय, आमच्या महाराष्ट्रात उल्हास एक अभियान सुरू केलं महाराष्ट्र सरकारनं अध्यक्ष महोदय. त्याच्या मागे कोणाचं डोकं आहे, काय आहे हे माहित नाही. पण निश्चितच महाराष्ट्र सरकारचं खाली डोकं वर पाय आहे हे म्हणण्यास हरकत नाही. त्याचं असं आहे अध्यक्ष महोदय, उल्हास या अभियानाचं जे 35 ते 70 वयोगटातील जे लोक आहेत त्यांना शोधून ते निरक्षर असतील तर त्यांना शिकवा, आणि जे विद्यार्थी वर्गात बसलेले आहेत, जे चिमुकले आहेत, ज्यांना शिक्षणाची गरज आहे, त्यांना शिक्षण देऊ नका. हे शासनाचं धोरण आहे. हे पाप करणारे महाराष्ट्र सरकार पाप करणं चालू आहे अध्यक्ष महोदय. कारण वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना शिकू नका आणि बाहेरच्या 35 ते 70 वयोगटातील लोकांना त्यांचं सर्वे करा आणि शिकवा, ही अशी पद्धत आहे. त्यामुळे सरकार अध्यक्ष महोदय, आपले प्रधानमंत्री विश्वगुरु होणार आहे म्हणते, पण ही मोठी अडचण आहे. ही मोठी अडचण आहे की आज जर विद्यार्थ्यांना शिकवत ना, जर निरक्षरांना शिकवत असाल तर ही फार मोठी अडचण आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून विश्वगुरु पाहण्याचे स्वप्न आपले इथेच थांबणार आहेत अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय 2025-26च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील सामाजिक कल्याण निधी वाटपाच्या मूल्यांवर मी बोलू इच्छितो अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासापासून वंचित ठेवणारे हे केंद्राचं बजेट आहे अध्यक्ष महोदय. राज्यघटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लोकशाहीबाबत म्हणतात, लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात रक्तवाहिनी मार्गाने क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी राज्य पद्धती म्हणजे लोकशाही. अध्यक्ष महोदय, राजकीय लोकशाहीचे रूपांतर सामाजिक लोकशाहीत त्वरित झाले पाहिजे असे बाबासाहेब सांगत होते. अन्यथा लोकशाहीला धोका पोहोचू शकतो, ही वस्तुस्थिती आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक कर्तव्याचा भाग म्हणून संविधानाच्या भाग 4 मधील अनुच्छेद 36 ते 51 नुसार नीतिनिर्देशाचे पालन करणे हे राज्याची जबाबदारी आहे अध्यक्ष महोदय. अनुच्छेद 46 हे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक न्यायाचे तत्व अधोरेखित करतात अध्यक्ष महोदय. पण अध्यक्ष महोदय, 2025-26च्या बजेटमध्ये शोषित वंचित वर्गासाठी, बहुजन व अल्पसंख्याकांसाठी बजेटमध्ये योग्य तरतूद नाही आणि त्याच्या विकासासाठी निर्णयाची घोषणा होईल अशी अपेक्षा सुद्धा भंग झाली. अध्यक्ष महोदय, संविधान की बात विकास के साथ हा अजेंडा निश्चित करून त्या दिशेने काम इमानदारीने केले तर संविधानाचे ध्येय गाठू शकतो अध्यक्ष महोदय. पण सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न पाहिजेत अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, प्रामाणिक ध्येय उद्दिष्ट असेल तर शोषित वंचित वर्गाला आपण न्याय देण्याचे काम करू शकू. आमच्या हक्काचे बजेटमध्ये आमचा हक्काचा वाटा, आमचे शिक्षण, आमचे आरोग्य, आमची उपजीविका, आमचा रोजगार, आमची सुरक्षा, सन्मानाने जगणे, संविधानाने जे दिले ते आम्हाला या बजेटमध्ये दिसत नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, बजेटवर बोलताना माझ्या मतदारसंघातील काही प्रलंबित आणि काही नवीन बाबी आहेत, त्या माध्यमातून सरकारला मी विनंती करणार आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, इंग्रजकालीन नॅरोगेज जी रेल्वे आहे मूर्तिजापूर अचलपूर, ज्याला आम्ही शकुंतला म्हणतो, ती रेल्वे ब्रॉडगेज करावी त्याकरता महाराष्ट्र सरकारने तरतूद सुद्धा केली आहे अध्यक्ष महोदय. त्याला तत्वता मान्यता देऊन ती सुरू करावी. नळगंगा वैनगंगा नदीजोड प्रकल्प लवकर सुरू करण्यात यावा. अमरावतीतील विमानतळाबाबत अध्यक्ष महोदय फार रंजक गोष्ट आहे. तारीख पे तारीख चालू आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष लवकर खत्म करणार आहोत, अन्याय करू नका. 1 मिनिट और खत्म करिए. तर उड्डाण मंत्री महोदयांनी यावर लक्ष घालून तो लवकर सुरू करावं. कापूस आणि संत्र्याची पिकं फार मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे सूतगिरणी तसेच संत्र्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारावे. फिनले मिलचा प्रश्न असा आहे अध्यक्ष महोदय,
अनेक युवकांनी आत्महत्या केली. त्यांचे जे पगार आहेत ते पगार सुद्धा आले. फिनले मूल चालू असल्यामुळे ते बेरोजगार झाले. चालू नसल्यामुळे म्हणून फिनले मूल सुद्धा चालू केले गेले पाहिजे. आणि विशेष म्हणजे अध्यक्ष महोदय, मेळघाट येथे पिण्याचे पाणी, रस्ते, वीज ह्या मूलभूत सुविधा करता ज्या काही वन विभागाच्या जाचक अटी आहेत त्या रद्द केल्या पाहिजेत. अध्यक्ष महोदय, अभिजात भाषेचा दर्जा दिला मराठीला. मराठीचं जे संमेलन आहे, मराठी संमेलन अखिल भारतीय, ते दिल्लीत आहेत. अध्यक्ष महोदय, गुमानला मराठी साहित्य संमेलन भरलं होतं. त्यावेळेस तत्कालीन रेल्वे मंत्र्यांनी 2 गाड्या मोफत दिल्या होत्या, रेल्वे गाड्या. आणि आज या सरकारनं मराठी भाषेला अभिजात दर्जा तर दिला, परंतु रेल्वे गाड्यांसाठी तिप्पटनं पैसे आकारले. आणि तिप्पटनं पैसे आकारले नाही तर वेटिंग चार्ज सुद्धा लागला. अध्यक्ष महोदय, महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणत होते, समाज हे झाडे आहे, आपण त्याची फळे आहोत. या विचाराने प्रेरित होऊन आपण समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असले पाहिजे, हा असा अर्थसंकल्प असला पाहिजे होता. अध्यक्ष महोदय, दिल को दिल से जोड़ना था. अध्यक्ष महोदय, दिल को दिल से जोड़ना था एक ऐसा सिलसिला है, जो गरीब था वो गरीब हुआ, जो अमीर था वो अमीर हुआ. कारण या अर्थसंकल्पात सामाजिक कल्याण योजनेसाठी केलेले वाटप अपुरे व निराशजनक आहे. अध्यक्ष महोदय, हम बात करते हैं विकसित भारत की, हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की. पण अध्यक्ष महोदय, एनडीए सरकारला 11 वर्ष झाले, तरी पण एनडीए सरकार आजही विचारते 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया. हिंदू खतरे में है, आनी बानी, बटेंगे कटेंगे, एक हो तो शेप हो, याच्या पुढे गाडीच चालली नाही सरकारची. अजूनही शब्द ते वापरावे लागतात. अध्यक्ष महोदय, मी दाव्यानं सांगतो, आणीबाणीचा नेहमीचा उल्लेख इथं होत असते सभागृहात. आणीबाणीला या सरकारचा आरएसएसचा पाठिंबा होता, हे मी दाव्यानं सांगतो. अध्यक्ष महोदय, शेवटी आखिर ये बोलता मैं, जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ आकर बता नहीं सकता, तो फिर किसने स्वर्ग और नरक बताया. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. यही शब्द मेरा सुदामा प्रसाद जी खत्म करता और इसका पुरजोर विरोध करता और रुकता.